नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का ये चौथा पार्ट है। और स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी तक जो है इसरो का जो भी डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का डेवलपमेंट, और उसके बाद ऑर्बिट्स तक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और ऑर्बिट्स के डिस्कशन में कुछ चीज़ें बची हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि ऑर्बिट्स के बारे में अगर कोई बहुत डिटेल से जानना चाहता है तो मैंने एक आर्टिकल लिया हुआ है नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी से, और उस आर्टिकल को एक अलग प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल दिया है। तो उस आर्टिकल को भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, कल आधा कंप्लीट हुआ है। तो वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो आपको ऑर्बिट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पता चल जाएगा। और वैसे अपने रेगुलर वीडियोज़ में भी जो है ऑर्बिट्स के बारे में हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस की ही हैं। तो इसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने जो है क्या क्या डिस्कस किया है। तो ऑर्बिट्स के बारे में आपने देखा था कि 3 तरह की ऑर्बिट्स होती हैं: हाई अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट्स। तो हाई अर्थ ऑर्बिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को, और लैग्रेंजिस पॉइंट्स के बारे में हम लोग कल डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो आज अभी हम लोग जो है लैग्रेंजिस पॉइंट के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा मिड अर्थ ऑर्बिट में आपने देखा था सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट और मोलनिया ऑर्बिट, जिसको हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोलते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने मोलनिया ऑर्बिट का नाम कल आपको नहीं बताया था। तो जो हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसी को मोलनिया ऑर्बिट बोलते हैं। और लो अर्थ ऑर्बिट की जो बात है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में आप देखिए एक तो टाइप है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और सन सिंक्रोनस के बाद में अर्थ ऑब्जर्वेशन और सैटेलाइट्स जो होते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी लो अर्थ ऑर्बिट्स में ही भेजे जाते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा है। और इसके बाद हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में आपको बताया था कि 36,000 किलोमीटर ऊपर जो है एक ऑर्बिट है अर्थ के सेंटर से, और उस 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में जो है जो भी सैटेलाइट रहता है वो स्टैटिक दिखाई देता है, जैसे उसकी जगह नहीं बदल रही हो, और वो लगातार किसी एक जगह को पृथ्वी पे ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरा, जियो सिंक्रोनस को बताया था कि एक ही लॉन्गिट्यूड पर थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते दिखाई देगा, आपको मूव करते दिखाई देगा, पर रहेगा वो भी स्टैटिक पोजीशन में ही और एक ही पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा। लैग्रेंजिस पॉइंट्स के बारे में इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो लैग्रेंजिस पॉइंट्स के बारे में आप देखिए कि पहले तो आप ये समझिएगा कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि अर्थ के सेंटर से 36,000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद एक स्वीट स्पॉट आता है। तो स्वीट स्पॉट समझना जरूरी है कि व्हाट इज अ स्वीट स्पॉट इन द स्पेस। तो स्वीट स्पॉट आप समझिएगा कि स्पेस में जैसे फोर्सेस का, बहुत सारे फोर्सेस का एक जाल है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स पर जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। मींस परिणामी बल जो है वो शून्य होगा। मींस सभी बलों के जाल का जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पर परिणामी बल शून्य होगा। परिणामी बल शून्य होने के कारण अगर हम उस स्थान पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो वो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो है संतुलन में बना रहेगा, क्योंकि वहाँ पर परिणामी बल उसके ऊपर लगने वाला शून्य होगा, तो कोई भी फोर्स उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो ठीक इसी तरह से जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है एक स्वीट स्पॉट पर है, तो वैसे ही एक और स्वीट स्पॉट आता है। वो स्वीट स्पॉट जो है मिलेगा आपको धरती और सूरज के मिलाने वाली लाइन। अगर आप देखेंगे, जैसे आप सोचिए कि सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा का आप जो है मनन करिए, आप मतलब कल्पना करिए उस रेखा की, जो सूर्य और धरती को मिलाने वाली एक सीधी रेखा हो। जैसे आपका सोलर सिस्टम है, बीच में सूर्य है, आप एक बार इमेज बना लीजिए, बीच में सूर्य है, सूर्य के आसपास सारे ग्रह जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा करते करते जो है अब आप अर्थ को और सन को एक सीधी लाइन में मिलाइए। तो इस सीधी लाइन पर जो है आपको 3 पॉइंट मिलेंगे ऐसे, जहां पर सभी बलों का परिणामी बल जो है वो शून्य है। तो पहले तो उन 3 पॉइंट के बारे में आप देखिए कि एक पॉइंट आपको मिलेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा पृथ्वी की उस वाले छोर की तरफ जिस छोर पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। हमेशा उसी छोर की तरफ रहेगा जिधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। सूर्य की रोशनी हालांकि पूरी पृथ्वी पे पड़ती है, क्योंकि अर्थ जो है रोटेट कर रही है, लेकिन वो पॉइंट हमेशा जिधर होगा
उस तरफ अंधेरा ही होगा, वहाँ सूर्य की रोशनी उस हिस्से पर, पृथ्वी के उस हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही होगी। मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर आप एक लाइन को मिला रहे हैं तो एक पॉइंट आपको मिलेगा अर्थ के राइट साइड में, एक पॉइंट मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में है वो सन के साइड हुआ, यानी सूरज की तरफ हुआ, और जो राइट साइड में है वो पृथ्वी के अंधेरे वाले छोर की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी के अंधेरे वाले छोर की तरफ पॉइंट है उसको कहते हैं L2, नंबर 2 का लैग्रेंज पॉइंट। ठीक, तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ परिणामी बल शून्य है उसको लैग्रेंजिस पॉइंट बोलते हैं। और ऐसे 5 पॉइंट हैं, तो 2 तो ये हो गए जो पृथ्वी के दोनों तरफ हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा में ही स्थित होगा। अगर आप इस रेखा को सूर्य के पीछे और आगे तक बढ़ा के ले जाएं तो सूर्य के एक तरफ तो पृथ्वी है, उसके अपोजिट साइड में यानी सूर्य के पीछे जो है, अगर आप उस लाइन पे जाएंगे तो उस लाइन पर आपको जो है एक तीसरा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे सभी जो बल हैं उनका परिणामी शून्य होता है, उनका परिणाम शून्य होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होगा। तो उस पॉइंट को कहते हैं L3। तो इस तरह से 3 लैग्रेंजिस पॉइंट हो गए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, आप मिस मत करिएगा। पहला पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली सीधी रेखा के ऊपर। दूसरा पॉइंट पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा पर ही है, पर पृथ्वी के अंधेरे वाले छोर की तरफ। तीसरा पॉइंट सूर्य के पीछे, पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा पर ही। 3 पॉइंट तो ये हो गए। अब चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो अब आप देखिएगा ज़रा सा कि चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट हैं, तो अर्थ जो रिवॉल्यूशन कर रही है सूर्य का, जो परिक्रमा लगा रही है पृथ्वी सूर्य की, तो उस परिक्रमा के पथ में ही, मीन्स रिवॉल्यूशन पाथ में ही जो है 2 पॉइंट हैं। उनमें से एक पृथ्वी के आगे है और एक पृथ्वी के पीछे है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो एक लैग्रेंजिस पॉइंट जो है वो आगे होगा और दूसरा लैग्रेंजिस पॉइंट जो है वो पीछे होगा। तो जो आगे है उसको कहते हैं L4 और जो पीछे है उसको कहते हैं L5। और ये कहाँ पर हैं उस पाथ में? तो ये उस पाथ में आपको मिलेंगे, अगर आप मान लीजिए सूरज और धरती को मिलाने वाली रेखा को आप आधार मानिए, तो इस आधार से 60 डिग्री के कोण पर दोनों दिशाओं में, यानी अर्थ के आगे और अर्थ के पीछे दोनों जगह 60 डिग्री के कोण पर दोनों पॉइंट होंगे। तो जो 60 डिग्री के कोण पर पृथ्वी से आगे बिंदु है उसको L4 बोलते हैं और जो पीछे बिंदु है उसको L5 बोलते हैं। हालांकि वैसे प्रैक्टिकली आप देखिए तो सर्किल में कुछ आगे और पीछे नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो है पृथ्वी के परिक्रमा की दिशा के अनुसार बात कर रहे हैं कि पृथ्वी जिस दिशा में परिक्रमा कर रही है सूर्य की, उस परिक्रमा में जो पॉइंट पहले पड़ेगा, उस दिशा में जो पॉइंट पहले पड़ेगा उस पॉइंट को L4 बोलेंगे और आगे जो पॉइंट बाद में पड़ेगा उसको L5 बोलेंगे। तो वास्तव में तो जो पॉइंट दूसरे नंबर पे पड़ेगा परिक्रमा के पाथ में उसे L5 बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि 60 डिग्री के कोण पर होने की वजह से वो आगे पीछे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों आगे पीछे हैं। तो ये 5 बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स जो है 0 है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो संतुलन की स्थिति में बना रहेगा। लेकिन अब यहाँ आप एक चीज़ समझिएगा कि पृथ्वी के अंधेरे वाले छोर की तरफ जो पॉइंट है यानी L2, तो L2 पर अगर आप किसी टेलीस्कोप को रखेंगे या फिर जो है किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो सन की स्टडी प्रॉपर नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में पृथ्वी आएगी तो उसे ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा। यानी L2 को हम यूज़ नहीं कर सकते एटलीस्ट सन को स्टडी करने के लिए। नंबर 2, अगर सूरज के पीछे वाले पॉइंट की बात करें आप यानी L3, तो सूरज के जो पीछे है, एक्चुअली एक बात ध्यान रखिएगा कि सूरज के पीछे वाला पॉइंट जो है वो भी अर्थ के पाथ में ही पड़ता है। तो अर्थ के पाथ में ही पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अर्थ के पाथ में एक्चुअल जो है 3 पॉइंट हैं। अभी अगर देखिए तस्वीर के माध्यम से दिखा पाएंगे तो आपको दिखाएंगे वो भी। तो L3 भी जो है वो सर्कुलर पाथ में ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो L4 है पाथ में पड़ने वाला, दूसरा पॉइंट जो है उसको L3 बोलते हैं चूँकि वो अपोजिट साइड में है सूरज के, पर है अर्थ के पाथ पर ही। और जो 5वां पॉइंट है वो मिलेगा आपको तीसरा पॉइंट, मतलब अर्थ के पाथ में, अगर अर्थ के रिवॉल्यूशन के डायरेक्शन में आप गिनते जाएं पॉइंट्स तो तीसरा पॉइंट जो है पड़ेगा जाके वो L5 है। ठीक,
तो अभी फिगर दिखाएंगे आपको, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आप देखिएगा कि अगर L3 की बात करते हैं जो सूरज के ठीक पीछे है, तो अगर उस पॉइंट पर आप कोई जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो सन को तो स्टडी कर लेगा, लेकिन अर्थ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में सूर्य है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि L2 और L3 पर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं रख सकते हैं। तो लेकिन L2 पर हम अगर कोई टेलीस्कोप बिठा दें तो टेलीस्कोप बैठ के एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज़ को तो स्टडी कर ही सकता है। तो इसलिए L2 जो पॉइंट है जो पृथ्वी के अंधेरे वाले छोर की तरफ है, उसको जो है किसी टेलीस्कोप को स्थापित करने के लिए एक बेहतर बिंदु माना जाता है। तो लैग्रेंज पॉइंट 2 जो है वहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, विल्किंसन टेलीस्कोप है, इनको जो है L2 पर रखा जा सकता है ताकि ये अंतरिक्ष की गतिविधियों का अध्ययन करते रहें। और अंतरिक्ष की गतिविधियों का अध्ययन मतलब आप समझ ही रहे होंगे, हमने आपको बताया कि सारी गतिविधियां जो है वो रेडिएशन की स्टडी पर टिकी होती हैं। अब टेलीस्कोप घूम घूम के जा के तो फ़ोटो खींचेगा नहीं सबका, ना लोग आएंगे उसके पास फ़ोटो खिंचाने, तो बेचारा रेडिएशन से ही काम चलाता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग L1 की। अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके बारे में आपको एक बात बताते हैं कि अगर आप व्यवहारिक तौर पर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि इन पॉइंट्स पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाता है, जैसे L1, L2 और L3, इन तीनों पॉइंट पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति ठीक वैसी है जैसे किसी नुकीली चीज़ पर आप किसी बॉल को टिका दें और उसका बैलेंस बनाएं। मीन्स अगर जरा सा भी उस पर कोई बाह्य प्रतिक्रिया होती है या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो तुरंत ही वो चीज़ अपनी स्थिति से डिसबैलेंस हो जाएगी। जैसे कि किसी पहाड़ की चोटी पर रखी बॉल को अगर आप हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो वो ढलान पर लुढ़क जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पॉइंट L4 और L5 हैं जो कि अर्थ की ऑर्बिट में है, साथ में आप ये ध्यान रखिएगा L3 भी अर्थ की ऑर्बिट में है लेकिन सन के पीछे है, इसलिए हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। एस्ट्रोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो भी स्टडी कर सकता है उस पॉइंट से भी कहीं भी स्पेस में, लेकिन चूंकि सन के एकदम सन से बचाने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी, क्योंकि सन से निकलने वाले रेडिएशंस जो होंगे, सोलर रेडिएशन, सोलर प्रोमिनेंसेज, हीट, इन सब से बचाने के लिए जो है उसमें करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कि सन की स्टडी करने के लिए L3 पॉइंट एक हो गया और एक पॉइंट जो है L1 है। तो आप देखिए कि हमारा जो आदित्य मिशन है वो हम L1 पॉइंट पर भेज रहे हैं, क्योंकि L1 पॉइंट जो है वो इन सारे पॉइंट्स में सबसे सूटेबल पड़ता है कि पास भी है, 15 लाख किलोमीटर के आसपास है, तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है जब पास है। और L4 और L5 की तो बात ही मत करिए। अभी फिगर में एक सेकंड रुकिए, आप मैं देखता हूँ अगर फिगर दिखा सकता हूँ मैं आपको। तो ये लीजिए फिगर मिल गया। अब आप देखिए ज़रा कि ये नीला नीला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये अर्थ है। अर्थ के लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं आप ये L1 है, जो राइट साइड में देख रहे हैं वो L2 है, और ये जो रेड सन है, इस सन के पीछे आप सर्कुलर पाथ में देखिए एकदम अपोजिट साइड में जो है वो है L3, और उसके बाद 60 डिग्री के एंगल पे 2 दिख रहे होंगे। तो अर्थ के आगे जो है ऊपर वो है L4 और जो अर्थ के पीछे है वो है L5। अब सारी सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम इन पे अगर इन पर रखा ऑब्जेक्ट जो है ठीक ऐसे है जैसे किसी पहाड़ी पर रखी बॉल, अगर जरा सा भी एक्सटर्नल फोर्स मिला तो तुरंत लुढ़क जाएगी। लेकिन L4 और L5 की कंडीशन जो है वो थोड़ी अलग है। L4 और L5 की कंडीशन ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये ठीक ऐसे है जैसे किसी कटोरे में किसी गेंद को रखा हो आपने, और उस कटोरे से आप गेंद में अगर जो है एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा बहुत देते भी हैं तो क्या होगा कि किनारे तक जाएगी फिर लौट के वहीं आ जाएगी। तो L4 और L5 में जो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो अपनी ऑर्बिट से इतनी ईजिली डिस्प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब L4 और L5 में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट स्थापित करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ सन और फॉर अदर पर्पसेस, तो वो जो है अपनी ऑर्बिट से डिस्प्लेस इजीली नहीं होगा और लंबे समय तक काम करता रहेगा और अर्थ के साथ जो है रिवॉल्यूशन करता रहेगा सन की। वहीं जो L1 पॉइंट है, इस L1 पॉइंट पर जो अर्थ के लेफ्ट साइड में है, इस L1 पॉइंट पर हम अपना आदित्य मिशन भेज रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि L4 और L5 काफ़ी दूर हैं, L1 जो है पास में है। और इसरो तो आप जान ही रहे भाई, स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि L4 और L5 पर कभी कोई मिशन गया नहीं है। नासा ने 2006 में एक स्टीरियो मिशन जो है वो भेजा हुआ है, तो वो L4 और L5 पर जो है भेजे गए थे 2 ट्विन सैटेलाइट्स, और उनका काम जो है सन को स्टडी करना था। जब इन दोनों पॉइंट्स पर हम ऐसी ट्विन सैटेलाइट सिस्टम को अगर एस्टैब्लिश करते हैं तो फिर हम जो है सन को 3D
स्पेस में स्टडी कर सकते हैं, मीन्स सन के जो है हम 3 डायमेंशनल स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पांचों लैग्रेंज पॉइंट आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, आप समझ गए होंगे सारा, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं ये समझने के लिए कि अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करते समय जो है हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स के साथ हम कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आप इसको समझने के लिए जो है धैर्य के साथ बने रहिए। देखिए हम लोग जो है सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं और कर ले जाएंगे लास्ट तक। आज जो है सैटेलाइट की लॉन्चिंग और सैटेलाइट का काम, ऑर्बिट, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग जो है अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ सैटेलाइट्स के साथ में हम लोग जो है लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से SLV, PSLV, ASLV, GSLV, इनके कौन कौन से वर्जन है, इनके क्या क्या काम है और जो है कितना कितना इनकी कैपेसिटी है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आप समझ ही रहे होंगे एक छोटा सा पोर्शन और रह जाएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कुछ भी इसरो के प्रोग्राम, इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स और जो भी एजुकेशनल और साइंटिफिक लेवल पे उसकी एक्टिविटीज़ हैं इसरो की, उनको देखेंगे। और इसी के साथ हम लोग का स्पेस टेक्नोलॉजी जो है 100% पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट होगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने कितना डीपली जो है इसको, उसके बाद आप कोई पिछले सालों के पूछे गए क्वेश्चन या फिर जो है अब फर्दर आगे मैं भी जो है 5 क्वेश्चन डेली डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग जो है वो 5 क्वेश्चन की सीरीज़ को अगर कंटिन्यू करते हैं, 9 दिन हो चुका है उसको, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 टॉपिक जो है रिवाइज हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि लॉन्च करने में जो है हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और लॉन्च के लिए हम क्या क्या तकनीकें अपनाते हैं या क्या क्या वेरिएशंस हमें जो है बेनिफिशियल होते हैं। तो अब आप ये समझिए कि अलग अलग सैटेलाइट में अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अलग अलग लेवल की एनर्जी चाहिए। तो यही बात लिखी हुई है, देखिए यहाँ स्क्रीन पे सबसे पहले, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द लॉन्च साइट एंड हाउ हाई एंड हाउ इंक्लाइंड द ऑर्बिट इज। मीन्स 3 बातों पे डिपेंड करेगी एनर्जी जो लगने वाली है। किस पर? एक कि किस ऑर्बिट में भेजना है, 2 कि किस जगह से भेज रहे हैं आप, पृथ्वी की किस जगह से आप लॉन्च करेंगे, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और तीसरा कि कितने डिग्री के एंगल की ऑर्बिट में आप भेज रहे हैं। तो ये 3 बातें जो है इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है, एंगल की बात यहाँ इसलिए हो रही है कि अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में भी आप भेज रहे हैं तो वहाँ भी आप जो है 0 डिग्री से लेकर और किसी भी एंगल पर भेज सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो 3 चीज़ों पे लगने वाली एनर्जी डिपेंड करेगी। पहली चीज़ लोकेशन ऑफ द लॉन्च साइट, दूसरी चीज़ हाउ हाई इज़ द ऑर्बिट, तीसरी चीज़ हाउ इंक्लाइंड द ऑर्बिट। मीन्स ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि लगने वाली एनर्जी कैसी होगी। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए शॉर्टकट में। देखिए लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं PDF अपलोड करूँगा, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के जो है PDF अपलोड कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लास्ट वीडियो में क्या, मैं बाद में सारे वीडियोज़ में ही लिंक डाल दूँगा PDF का। तो इस चीज़ को आप समझिए कि जैसे सपोज करिए कि आपको किसी सैटेलाइट को इक्वेटर के अलोंग ही जो है किसी ऑर्बिट में लॉन्च करना है। मींस एंगल क्या हुआ, इंक्लाइनेशन क्या हुआ, क्योंकि इंक्लाइनेशन जो है हम लोग इक्वेटर के प्लेन से ही देखते हैं, तो 0 डिग्री के एंगल पर हो गया। तो 0 डिग्री के एंगल पर आपको भेजना है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए भेजना आपको 0 डिग्री के एंगल पर है, और ये इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, हालांकि ऐसी बेवकूफ़ी कोई करेगा नहीं। पता चला आपको इक्वेटर के अलोंग अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है और आप अपना सैटेलाइट लेके चले गए नॉर्दर्न पोल पे, उत्तरी ध्रुव पर जाकर बैठ गए कि हम यहाँ से लॉन्च करेंगे। तो वहाँ से जब आप लॉन्च करेंगे तो लॉन्च करने में आपको रास्ते में हवाएं भी चल रही हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, सारी चीज़ें क्रॉस करनी है ना। फिर अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेशन कर रही है, तो उस वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन की वजह से भी जो है दिक्कत होगी। अब सपोज करिए कि आप जो है नॉर्दर्न पोल पे ले जाके सैटेलाइट बैठ गए, लॉन्च करना है आपको 0 डिग्री के एंगल पर, और जाना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेशन करे, मतलब रिवॉल्यूशन करेगा, अर्थ का परिक्रमा लगाएगा, मान लीजिए कि पश्चिम से पूर्व दिशा में, और आप बैठ गए जाके उत्तरी ध्रुव पर लेकर सैटेलाइट और बोले कि हम जो है इसको लॉन्च करेंगे यहाँ से, और लॉन्च करेंगे पहले हम, भले परिक्रमा ये पश्चिम से पूर्व करे, लेकिन हम इसको लॉन्च करेंगे पश्चिम दिशा में मुँह करके।
तो पश्चिम दिशा में मुंह करके आप अगर लॉन्च करेंगे उस सैटेलाइट को, और वो भी पोल से, तो उसे पूरे वातावरण के साथ एक तो लड़ना पड़ेगा। वातावरण में हवाएं जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं काफ़ी डेंस होती जाती हैं, तो जब डेंस हवाओं के बीच से गुजरेगा कितना फ्रिक्शन उसे झेलना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है हवाएं उसे अपोज भी करेंगी। फिर उसके बाद कोरियोलिस फोर्स ऑफ अर्थ जो होता है, जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन की वजह से लगता है, तो उसके अपोजिट आप लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि आप पश्चिम दिशा में सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। तो इतने सारे फोर्सेस को अपोज करके सैटेलाइट को लॉन्च करने में आप सोचिए कि कितनी एनर्जी लगेगी। तो इसलिए हम वैसी दिशाएं ढूंढेंगे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जहां हमारा सैटेलाइट जिस पॉइंट तक पहुंचाना है उसके लिए हमें फेवरेबल कंडीशन मिले। मीन्स अगर हमें इक्वेटर पर लॉन्च करना है तो नंबर 1 हम पहले जो है कोई लोकेशन ढूंढेंगे कि वो विषुवत रेखा के आसपास की ही लोकेशन हो, पूरी अर्थ पर कहीं पर भी, क्योंकि परिक्रमा तो भाई पूरे अर्थ की करेगा ना। तो कहीं भी आप अगर उसे विषुवत रेखा के ऊपर किसी कक्षा में पहुंचा देते हैं तो ठीक ही है, चक्कर तो लगा ही लेगा। तो आप पहले तो कोई जगह ढूंढेंगे जो विषुवत रेखा पर ही हो। उसके बाद आप उसे पश्चिम की तरफ मुंह करके लॉन्च ना करने की जगह पूरब की तरफ मुंह करके लॉन्च करेंगे, ताकि कोरियोलिस फोर्स जो है उसके फोर्स को सहायता दे, गति बढ़ाने में भी और कक्षा में स्थापित होने में भी। ना कि आप ऐसा करेंगे कि उसे पश्चिम दिशा में मुंह करके ताकि कोरियोलिस फोर्स उसकी गति को अपोज करे। अब अगर अपोज करने की दिशा में आप कर देंगे तो वैसे ही एक तो वातावरण के दबाव और घर्षण से किसी रॉकेट को बाहर निकालने के लिए आपको बताया था एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का देना होता है। तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग देने के लिए सोचिए कि कितने स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो रॉकेट जो है वो परेशान हो जाएगा, और रॉकेट में आप ज़्यादा स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगाएंगे तो उसका भी तो वजन बढ़ेगा। तो ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं। बहुत से पैराडॉक्स हैं। जैसे आप कल हम लोगों ने एक पैराडॉक्स देखा था कि सैटेलाइट की स्पीड बढ़ानी है तो पहले उसकी स्पीड घटानी पड़ेगी, तब जो है उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपने उसकी स्पीड और बढ़ा दी तो उसकी स्पीड बढ़ने की जगह घट जाएगी। ये जो है स्ट्रेंज पैराडॉक्स था स्पीड बढ़ाने में। तो वैसे ही यहाँ पर है। तो इक्वेटर की कोई जगह ढूंढेंगे और पूरब दिशा में ही जो है करके उसको लॉन्च करेंगे, ताकि कोरियोलिस फोर्स की हेल्प मिले और स्ट्रैप ऑन बूस्टर से थोड़ा बहुत हमें जो है मिनिमम इफेक्ट करना पड़ेगा। उस मिनिमम इफेक्ट से हम मिनिमम कॉस्ट में जो है सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे। पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां आपको अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो फिर आपको मजबूरी में एक्सटर्नल फोर्सेज ऐसे कुछ हेल्प करने वाले नहीं मिलेंगे और लॉन्च करना ही। सपोज करिए कि 90 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर, मतलब कि उत्तरी ध्रुव की तरफ आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो फिर आपको लॉन्च उसे करना ही पड़ेगा। तो अब पता चला उत्तरी ध्रुव पे लॉन्च करनी है कोई पोलर ऑर्बिट में आपको सैटेलाइट। अब आप जो है विषुवत रेखा पे लेके बैठे कि हम यहीं से लॉन्च करेंगे, तो आप विषुवत रेखा पे लेके मत बैठिए, आप पोल की तरफ चले जाइए, कहीं जहाँ सूटेबल साइट पड़े वहाँ से लॉन्च कर दीजिए। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो अलग अलग पॉइंट पर लॉन्च करने पर अलग अलग इफेक्ट करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि हर देश के पास अपनी टेक्नोलॉजीज है नहीं है, अपने लॉन्च पैड नहीं है, लेकिन फिर भी डेवलप्ड कंट्री जो है कभी कभी अपने किसी न किसी सैटेलाइट को दूसरे देशों से भी लॉन्च करते रहते हैं। जैसे फ्रांस का आपने अक्सर देखा होगा कि कजाकिस्तान की एक साइट है बैकानूर, तो वहाँ पे लॉन्च करते हैं। ऐसे ही जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लगभग 51 डिग्री के एंगल पे घूमता है ऊपर ऑर्बिट में। तो 51 डिग्री के एंगल पर रसिया से अगर कोई चीज़ जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजी जाए तो ज़्यादा आसान पड़ता है। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो मैटर करती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो क्या क्या डिपेंड करेगा, इंक्लाइनेशन, डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट, ये। अब उसके बाद आप आगे देखिए कि ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। अब हमें इसके बाद जैसे मान लीजिए हमने अपना सैटेलाइट भेज दिया, सैटेलाइट भेजने के बाद जब वो ऑर्बिट में पहुंच गया तो फिर हमें उस सैटेलाइट को मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि मेंटेन अगर करना है तो मेंटेन क्यों करना पड़ रहा है। तो मेंटेन करने के लिए आप देखिए कि 2 चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं सैटेलाइट को जब वो अपनी ऑर्बिट में होता है। पहला, वातावरण। अगर कोई मान लीजिए सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो लोअर अर्थ ऑर्बिट आपको पता है कि वातावरण के ऊपरी लेयर के खत्म होते ही शुरू होती है। इवन आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे पतली लेयर होगी, जैसे आप धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो है गैस सघनता सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में होगी, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो जो मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, इन सारे मंडलों को क्रॉस करने के बाद ऊपर जो है धीरे धीरे करके जो कण होते हैं
तो उन कणों का आयतन जो है बहुत कम हो जाता है और काफ़ी जो है डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसको थिनर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। तो उस थिनर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में मान लीजिए कि ऑर्बिट है हमारी, उस ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है चक्कर लगा रहा है। तो जब तक वहाँ चक्कर लगा रहा है तो उस चक्कर लगाने में वहाँ भी उसे प्रॉब्लम होंगी, वहाँ पे उसे प्रॉब्लम होंगी। उन प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमें उसे मेंटेनेंस करना पड़ता है। दूसरा कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट हम भेजते हैं, ये सारे सैटेलाइट हमेशा काम नहीं करते रहते हैं, इनकी अपनी एक टाइम ड्यूरेशन है। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है ये डेड हो जाते हैं। तो जब ये डेड हो जाते हैं तो ये वहीं पर मलबे की तरह घूमते रहते हैं, इनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर भी दिया जाता है। तो अब मान लीजिए कि ऑर्बिट से निकाल के आपने कहीं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन मलबा है तो स्पेस में ही। एक तस्वीर के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कितने इस समय आप समझिए कि 18,000 से ज़्यादा जो है सैटेलाइट स्पेस में केवल ऐसे ही मलबे के तौर पर उड़ रहे हैं। उनको वापस भी नहीं ला सकते आप, उनका कुछ कर भी नहीं सकते, ज़्यादा इधर उधर कर भी नहीं सकते आप। तो इस बात का भी खतरा रहता है कि जो सैटेलाइट है हमारा किसी ऑर्बिट में, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा ना जाए। तो इसलिए भी जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसका सुपरविज़न करना पड़ता है, इसीलिए कंट्रोल फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर से आखिरकार प्रॉब्लम जनरेट होती कैसे है। अब देखिए, अगर थिनर लेयर में जो है सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सूरज की वजह से, सूर्य की जो गर्मी है सूर्य की वजह से बढ़ जाती है, और जब गर्मी होगी बढ़ेगी तो आपको पता है कि नीचे की हवा जो है हवा गर्म होगी। पूरी जब हवा गर्म हो जाएगी तो हवा और फैलेगी, जब हवा फैलेगी हल्की होकर ऊपर उठती है तो ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी तो जो नीचे की डेंस एयर है वो भागेगी ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ वो हवा भागेगी तो आप सोचिए कि जो सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है उसको जो है उसको भी तो ऑर्बिट के बाहर धक्का मारेगी। तो जब उसको बाहर धक्का मारेगी तो उस धक्के की वजह से वो अपनी ऑर्बिट छोड़ेगा, और ऑर्बिट जब छोड़ेगा तो आपको पता है कि सारा खेल ऑर्बिट में रहने का ही है, ऑब्जर्वेशन का। जैसे ही ऑर्बिट छोड़ेगा, अगर अपने ऊपर की ऑर्बिट में चला गया तो स्पीड धीमी, ऑब्जर्वेशन का टाइम चेंज, अर्थ के रिवॉल्यूशन का टाइम चेंज, तो सारा ऑब्जर्वेशन का डाटा ही पता चला गड़बड़ हो गया। तो जिस समय ऐसा होगा तो उस समय उसे कंट्रोल करके जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ लाने के लिए जो तरीका अपनाया जा सकता होगा वो तरीका अपना के उसको कंट्रोल करेंगे। मीन्स उसकी स्पीड को घटाना हो बढ़ाना हो, जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा। नंबर 2, जब सूरज की गर्मी मान लीजिए ख़त्म होगी तो वापस से हवाएं फिर से जो है अपने पहले जैसी पोजीशन में आएंगी। तो जब पहले जैसी पोजीशन में आएंगी तो फिर उसकी स्पीड में और उसकी स्थिति में अंतर पड़ेगा, प्रेशर चेंज होगा। तो जब प्रेशर चेंज होगा उसके ऊपर तो फिर अपनी लोकेशन को चेंज करेगा। तो 2 रीज़न तो ये होगा कि सूर्य की गर्मी घटने से और बढ़ने से भी जो है सैटेलाइट के ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में असर पड़ता है। तो वहाँ पे मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। तो नीचे कंट्रोल फैसिलिटीज़ के थ्रू जो है हम उनकी ऑर्बिट को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बूस्ट कर सकते हैं, बूस्ट करके जो है उसे उसकी स्पीड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऑर्बिट शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि जो डेब्रिस है, डेब्रिस में भी आप देखिए बचाने के लिए यही काम करना पड़ता है कि हम उसकी ऑर्बिट वगैरह को चेंज करते हैं, स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं ऑर्बिट चेंज करके। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टकरा भी जाते हैं। जैसे एक जो है रशिया की सैटेलाइट जो है, एक प्राइवेट कंपनी है यूएसए की इरिडियम, तो उस इरिडियम कंपनी के सैटेलाइट के साथ में एक बार टकरा चुका है। तो वो लगभग कहते हैं कि 2,500 टुकड़े हुए उसके, और 2,500 टुकड़े जो है 18,000 सैटेलाइट जो है मरे हुए पहले से घूम रहे हैं वहाँ, और 18,000 मरे हुए टुकड़ों के साथ में 2,500 और शामिल हो गए। तो 18,000 से तो पहले बचा ही रहे थे, अब जो है और बढ़ गए, 21,000 टुकड़ों से बचाना पड़ रहा है। और कौन सा टुकड़ा पूरे ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर देगा ये समझना, कब सोचिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ता होगा उसे बचाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है मेंटेनिंग द ऑर्बिट्स के स्टेटस को भी कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि हम लोग जो है सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें बाद में मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। इसको देखिए, मैं स्क्रीन को एक बार ऊपर तक किए दे रहा हूँ ताकि आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएं पढ़ने के लिए। ये देखिए सैटेलाइट आप देख रहे होंगे कि इसके किनारे 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 किनारे, इसको थोड़ा हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए ये स्थिति है, ये सैटेलाइट्स हैं। और ऐसा नहीं कि केवल लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ही हैं, मीन्स जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स हैं वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट्स में वो ऑर्बिट्स के आसपास भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी मिल जाएंगे। लोअर अर्थ ऑर्बिट में थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे मिशन जो है काफ़ी ज़्यादा मिशन लॉन्च किए जाते हैं।
तो बजाय जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लोअर अर्थ ऑर्बिट के आसपास में ज़्यादा जो है संकेंद्रण मिलेगा आपको डेड सैटेलाइट्स का, जिसको स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि पृथ्वी के आसपास कितना जो है घेरा बना हुआ है। और ऐसे ही हम आपको बताएं कि जैसे जिन्हें बाहर निकाल भी दिया जाता है तो वो भी किसी न किसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आपने छोड़ दिया तो पूरे स्पेस में कहीं भी तैरते हुए चले जाएंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते। स्पेस में तैरने के लिए जो है किसी आदमी के अंदर बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि स्पेस में इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी जो है खींच ही लेती है। जैसे आप देखते हैं ना, हम कुछ लॉन्च करते हैं तो जाके किसी न किसी के चक्कर ही लगाने लगता है। तो चक्कर काहे लगा रहा है? चक्कर इसलिए लगाता है कि वो किसी न जो बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसके नज़दीक से निकल गए आप और उसकी ग्रेविटी की रेंज में आ गए तो फिर वो खींच के अपनी तरफ ही रख लेगा। और ग्रेविटी जो है, जब आप किसी ग्रेविटी में आएंगे तो दो बातें हो सकती हैं आपके साथ, कि अगर आप एक लिमिट में उसकी ग्रेविटी में आते हैं तब तो आप उसकी परिक्रमा करेंगे, और अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा नीचे चले गए उसकी ग्रेविटी में तो फिर आप उसकी परिक्रमा नहीं करेंगे, तो फिर आप सीधे उसी के जो ज़मीन होगी उसकी ज़मीन के ऊपर गिरेंगे जाके। तो फ्रीली आप ऐसे यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकते स्पेस में, चक्कर ही लगाएंगे आप किसी का, या तो फिर किसी ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट की चपेट में आ गए तो फिर जो है सीधे उसकी ज़मीन पे। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यूपीएससी एक क्वेश्चन और हमेशा पूछ लिया करती है बलों के मामले में, कि सपोज़ करिए कि कोई सैटेलाइट जो है वो स्पेस में चक्कर लगा रहा है, वो कृत्रिम ही सही, तो उसके ऊपर निम्न में से कौन कौन से बल काम करेंगे। अब बल काम का हमने देखिए, चूँकि ज्वार भाटा वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इनके बलों के बारे में जब हमने पढ़ा है तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि चाहे ऑब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी जितनी भी रेंज है तो वो सब जो है फोर्स लगाते हैं। अब जैसे बड़े ऑब्जेक्ट जो भी हैं, बृहस्पति है, तो बृहस्पति का जो अट्रैक्शन या ग्रेविटी का फोर्स है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्यूशन करने वाले सैटेलाइट्स पे अपना इफेक्ट डालता है। सन है तो सन की जो ग्रेविटी है वो यहाँ के सैटेलाइट्स के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा बिल्कुल किसी भी तरीके से, और ये क्लैरिटी रहे आपको कि ये सारे ही जो इनकी ग्रेविटी है, इनकी सब सारे जो बड़े बड़े टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी सबकी ग्रेविटी जो है वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती है रिवॉल्यूशन करने वाले सैटेलाइट्स के ऊपर। तो इसी के साथ हम लोग जो है समाप्त करते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि अगर डिटेल में आपको ऑर्बिट के बारे में पढ़ना हो तो नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के आर्टिकल को मैं वर्ड बाई वर्ड वहाँ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। कल मैं आधा डिस्कस कर पाया हूँ, आज मैं उसको पूरा करूँगा। तो आप लोग और डिटेल में जानने के लिए अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ही जाके सुने, जो काफ़ी जो है मन हो उस तरीके से समझने जानने का। तो इसी के साथ में नमस्कार। और जाते जाते अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको पर्याप्त जानकारी मिल पा रही है इस वीडियो से, तो आप जो है अपने साथ साथ किसी और की ज़िंदगी में भी जो है ज्ञान का दीपक जला सकते हैं और उसकी ज़िंदगी को भी रोशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नमस्कार।